हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई बार हम लोगों की क्या शिकायत रहती है कि उन्हें कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, स्टैटिस्टिकली विथ नंबर्स बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, आईपीओ अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, आईपीओ क्या होता है और क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ा सकते हैं। और रिसेंट पिछले पास्ट आईपीओज में के क्या ट्रेंड रहे हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को आईपीओ मिलने में निराशा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने कुछ बेसिकली बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स बताए हैं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, और पी मल्टीपल का मैंने उसमें सिग्निफिकेंस बताया। तो चलिए ये वाला वीडियो हम शुरू करते हैं। बेसिकली मैं शुरू करूंगा कि व्हाट इज एन आईपीओ। तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है ये आपको पहले जानना जरूरी है। तो फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है। हर कंपनी को देखिए दोस्तों के ग्रोथ करने की जरूरत रहती है। किसी भी कंपनी को ग्रो करना रहता है, उसी के लिए वो कंपनी प्रॉफिट्स के लिए काम करती है, कोई भी कंपनी। और ग्रो करने के लिए कंपनी को लगता है पैसा, पैसा जुटाने की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा कंपनी को किस किस चीजों के लिए लगता है? तो या तो वो इसको कंपनी को कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, कोई नया सेटअप खड़ा करना है, कोई नया प्लांट खड़ा करना है। अगर वो कंपनी सर्विसेज में है तो उसे अपने सर्विसेज एक्सपांड करने हैं, उसे मैन पावर में इन्वेस्ट करना है, उसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। किसी कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा है तो उसे वो कर्जा रिड्यूस करने के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाना है। और ऑब्वियसली चौथा रीजन है कि अगर जो प्रमोटर्स हैं या ओनर्स है कंपनी के, कंपनी को सर्टन स्टेज पे लेके आने के बाद उन्हें लगता है कि अब इट्स द टाइम कि हमें सर्टन पैसा, एक कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा कंपनी से निकाल लेना चाहिए फॉर वॉट एवर देयर सेल पर्पस। तो बेसिकली अब क्या होता है कि कंपनी ये पैसा दो तरीके से जुटा सकती है। या तो वो बैंक के पास जाए और लोन ले ले बैंक से, और दूसरा तरीका है कि वो पब्लिक के पास जाए, यानी आप और हम जैसे लोगों के पास आए और वो बताए कि भाई हम लोग हमारी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, ये रीजंस हैं, हम कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। और इसके बदले कंपनी हमको क्या देगी? कंपनी उसके कंपनी का एक हिस्सा देगी जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि कंपनी का ओनर या कंपनी खुद जो रहती है उसका 100% स्टेक जो रहता है आईपीओ के पहले, वो डाइल्यूट हो जाता है और उसमें से एक सर्टेन हिस्सा कंपनी बेच देती है हम लोगों को, जो कि होते हैं, जो कि बाद में कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। तो प्रोसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस है मैं कहूंगा, या फिर बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सी क्या होता है कि 5 6 10 बार आईपीओ लगाने के बाद भी आपको एक अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आने लगता है कि नहीं नहीं, इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है, सेबी का कुछ सेटिंग है इंटरनल जिसके कारण कुछ ही लोगों को सिर्फ ये अलॉट होता है। लेकिन देखिए, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। मैंने मर्चेंट बैंकर्स, आईसेक सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल्स, इन सब लोगों के साथ काम किया है, एसबीआई कैप के साथ काम किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा नॉलेज शेयर करना चाहूंगा कि इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये रहती है कि इसमें किसी भी तरह की सेटिंग हो ही नहीं सकती। ये टोटली प्रोसेस रहता है सिस्टम ड्रिवन। देर इज नो मैनुअल इंटरफेरेंस इन दिस सिस्टम। तो समझ लीजिए अब दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं आईपी लॉट में। एक होता है कि 100 शेयर निकाले और 100 ही एप्लीकेशन आए तो ऑब्वियसली सारे 100 ग्राहकों को वो शेयर मिलने हैं। दूसरा रहता है नॉमिनल ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जहां पे फर्ज कीजिए कंपनी ने 100 शेयर अपने ऑप्शन के लिए निकाले, और फर्ज कीजिए उसमें एक लॉट में 5 शेयर हैं, तो कुल मिला के 20 लॉट कंपनी निकाले, मतलब 20 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं। तो अब इसमें 14 लोगों ने कुल मिला के बिड किए। हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तबका जो है लोगों का, उन्होंने एक एक लॉट खरीदा। समझो पहले 4 लोग हैं, उन्होंने 5 5 शेयर खरीदे, कुल मिला के 20 शेयर हो गए, एक एक लॉट। अब दूसरा तबका जो लोगों का है, उन्होंने 10 शेयर खरीदे। दूसरे 4 लोग जो हैं उन्होंने खरीदे 10 शेयर, मतलब कि 2 लॉट। अगले 3 लोग जो हैं उन्होंने खरीद लिए 15 शेयर, यानी कि 3 लॉट। अगले 2 लोग जो हैं उन्होंने खरीद लिए 6 लॉट, यानी कि 30 शेयर्स। और आखिरी एक बंदा है, सपोज उसने लगा दिया बोली 7 लॉट का, यानी कि 35 शेयर्स। कुल मिला के अब ये एप्लीकेशन आ गए 100 शेयर के सामने 200, जिसका मतलब सब्सक्रिप्शन हो चुका है इसका दुगना। अब इसमें अलॉटमेंट कैसे होगा? तो देखिए, अब पहले 4 लोग जो हैं जिन्होंने 5 5 शेयर लगाए थे, यानी कि एक एक लॉट लगाया था, तो उनको एक एक लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। अगले जो 4 लोग थे जिन्होंने 10 शेयर की बोली लगाई थी, तो उनको भी एक एक लॉट, मतलब 5 5 शेयर मिल जाएंगे। तो अगले 3 लोग जो हैं जिन्होंने
तीन लॉट की बोली लगाई थी, यानी कि 15 शेयर, तो उनको भी एक लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। अगला जो है उसे भी एक इसी तरह से। कुल मिला के तो प्रोसीजर ये है कि एक लॉट सब लोगों में बांट दिया जाएगा। तो अब कुल मिला के 100 शेयर में से आप देखेंगे कि 70 शेयर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो बाकी बचे जो 30 शेयर हैं, जो अगला तबका है 10-10 का, उनमें वापस से 5-5 शेयर बांट दिए जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सपोज कर लीजिए कि अब इन चारों में 5-5-5-5, तो अब यहाँ पे 20 शेयर और बढ़ गए, तो 70 और 20 90 शेयर यहाँ पे हो गए। अब अगले जो 3 तबके हैं 15, 30 और 35 में, इनमें से सिर्फ 2 ही जनों को और 5-5 शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो बाकी जो बचे 30 के 2 और 35 का 1, इनको एक ही शेयर से संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये होता है नॉमिनल ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर अलॉटमेंट का। अब जहां हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, जहां पे 10 गुना से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए। मतलब फर्ज कीजिए कि कंपनी ने 100 शेयर अपने ऑप्शन के लिए निकाले और हम जैसे लोगों ने बिड कर दिया 1000, और 1000 लोगों ने वहां पे बिड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जो कंपनी है ये लॉटरी सिस्टम का यूज करेगी। मतलब कि सेम अगर 5 शेयर का 1 लॉट है तो कुल मिला के 20 लॉट हैं और 1000 बिड आए हैं, इसका मतलब 200 लॉट का बिड आया। तो ऑब्वियसली 200 में से चिट सिस्टम से, यानी कि एल्गोरिदम चला दिया जाएगा और उन 200 में से रैंडमली 20 नाम पिक हो जाएंगे और उन्हीं 20 लोगों को अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल तरीका है दोस्तों, जिस तरीके से आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस चलता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन संभव नहीं है, किसी भी तरह का सेटिंग संभव नहीं है। तो ये आई होप ये मिसकंसेप्शन आपका इस स्लाइड के जरिए दूर हो गया होगा। तो अब देखिए, चलिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे आते हैं। क्या होता है कि 3 तरह के सब्सक्रिप्शन स्टेटस होते हैं। एक जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दूसरा रहता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और तीसरा रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स। और हम लोग जो हैं, आप और मेरे जैसे लोग, ये आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। तो सपोज कंपनी ने 100 शेयर अपने ऑप्शन के लिए निकाले और आप और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स ने 1000 लोगों ने 100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन कितना गुना हो गया, 10 गुना। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है कि आपको ये आईपीओ मिलेगा, दैट इज ओनली 1 आउट ऑफ 10, दैट इज 10%। तो इसका मतलब है कि हर 10 में से एक ही आदमी को ये चांस है कि ये आईपीओ लेगा। तो इसको मैं आपको रिसेंट जो अपने आईपीओ आए थे, ये चार्ट देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंट जो आईपीओ आए थे उसमें किस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी बना था आईपीओ अलॉटमेंट का, और क्यों आपको आईपीओ एग्जैक्टली नहीं मिल पाया, आपको इस साइड से एग्जैक्टली क्लियर होगा। अब देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था वो 7.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। मतलब एक शेयर के सामने 7 लोग बिड करने वाले थे। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट वहां पे क्या हो गया, 13.5%। पीएन गाडगिल का जो आईपीओ आया था वो 16.58 गुना भरा था। ये रिटेल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूआईबी और उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग जो देखेंगे सिर्फ रिटेल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था, क्योंकि हमारा कोटा उसी में से हमें अलॉट होते हैं शेयर्स। तो पीएन गाडगिल का 16.58 गुना भरा था, यानी कि एक शेयर के सामने 16 ग्राहक खड़े थे। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट हो गया 6.03%। वेस्टर्न कैरियर्स का था 26.92x, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया 3.7%। प्रीमियर एनर्जीज का 7.44x, यानी कि 13.45%। गाला प्रिसीजन 91.95x, तो 1%। आर्केड डेवलपर्स 53.78, यानी कि 1.85%। मनबा फाइनेंस तो 143.95x, मतलब एक शेयर के सामने 143 लोग थे दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए। तो 0.7% चांस था कि आपका वहां पे नंबर लगे। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं जो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि कितना हैवी फ्लो है आईपीओ में, एक किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ में। वो आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। इसमें 3 जो मैंने पर्टिकुलरली आईपीओ हाईलाइट किए हैं, बजाज हाउसिंग, प्रीमियर एनर्जी, साइगल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, मजे की बात देखिए आप, बजाज हाउसिंग, प्रीमियर एनर्जी और साइगल लिमिटेड, इसमें सब्सक्रिप्शन कम होने के कारण, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आए, इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट आपकी बढ़ गई। तो आपको हमेशा कोई भी आईपीओ जब आता है तो आपको उसके 3 दिन जो रहते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे बिडिंग, आपको हर दिन रिटेल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। और जहां आपको दिखे कि सब्सक्रिप्शन 10 गुना से कम हुआ है तो वहां आपको जरूर लगाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसका कंपनी का स्टडी भी कर लेना चाहिए आपको, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। और 10 गुना के से कम जहां सब्सक्रिप्शन आया है तो दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी फेयर कि आपको आईपीओ मिलेगा। तो आपको
चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे डीमैट अकाउंट में। मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट है। ये देखिए केदार कुलकर्णी, ये के मेरा ईमेल है, मेरा डीमैट अकाउंट है, सॉरी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आईपीओ में, और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्डर बुक में, और यहाँ हम जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कौन कौन से आईपीओ सब्सक्राइब किए थे। अब देखिए आप मेरी स्लाइड को एग्जैक्टली आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए केआरएन हीट एक्सचेंजर का मैंने लगाया था, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने नॉर्दर्न आर्क का लगाया था, मुझे नहीं मिला। टॉलिंस टायर्स मुझे नहीं मिला। क्रॉस मुझे नहीं मिला। अब आप देखिए मजा, ये देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो था उसका एक लॉट मुझे अलॉट हुआ था। शेयर्स अलॉटेड में आप देख सकते हैं 214 शेयर्स का ये मुझे मिला था। अब इसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए, वो सॉरी आया नहीं था पहले पूरा। अब देखिए प्रीमियम एनर्जीज में भी मैंने अप्लाई किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीमियम एनर्जीज का भी आईपीओ मुझे मिला था, और कम सब्सक्रिप्शन के बावजूद ये दोनों ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग्स हुए थे। दोनों में 120% का लिस्टिंग गेन हुआ था। और इसके बाद मैंने कुछ ये देखिए इंटर आर्क में लगाया था, वहां मुझे नहीं मिला। कुम ट्रक्स में लगाया था, नहीं मिला। इस सेगल सेगल में भी मुझे आईपीओ अलॉट हुआ था। तो मैं फिर से आपको इसी स्लाइड पे आता हूँ। अब आप देखिए, ये तीनों आईपीओ मुझे लगे हैं। तो हिम्मत मत हारिए दोस्तों, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़े से मैथमेटिक्स, थोड़ा सा गणित लगाइए, सही आईपीओ में अप्लाई कीजिए। आपको जरूर और जरूर आईपीओ अलॉट होने का पूरा पूरा चांस है। कहीं पर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। पूरा प्रोसेस एल्गोरिथमिक है, सिस्टम जनरेटेड है विद नो मैनुअल इंटरफेरेंस। तो देखिए हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ आईपीओ, बहुत सारे इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस आते हैं। लोग आई डोंट नो, मुझे, मैं वो सलाह देना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से सिर्फ दो ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ा सकते हैं। पहला है कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही बिड कीजिए, किया कीजिए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ही ऑब्वियसली कोई भी बिड अलॉट होती है। उससे कम प्राइस में आप बिड करेंगे तो आपसे ज्यादा जिसने बिड किया है वो उस आईपीओ को ले जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप उस आईपीओ के लॉट को खरीदिए। जिस फर्ज कीजिए कि आपका खुद का एक डीमैट अकाउंट है, तो आपने अपने डीमैट अकाउंट में से एक लॉट लगा दिया। अब आपकी वाइफ का डीमैट अकाउंट है, वहां नहीं है तो खोलिए, वहां से एक लॉट लगाइए। आपकी मम्मी का है, सास का है, ससुर जी का है। तो ये इसमें समझने वाली बात यह है कि यूनिक पैन नंबर से ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि ज़ीरोधा में भी एक खुद का अकाउंट खोल लेते हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी एक खुद का अकाउंट खोल लेते हैं, किसी और ब्रोकिंग ऐप में खुद का अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों में पैन नंबर सेम है। तो पैन नंबर अगर आपका सेम है तो इनफैक्ट आपका जो तीन आपने जो आईपीओ एप्लीकेशन किए वो तीनों इनफैक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपका एक भी आईपीओ एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दैट इज अ सिस्टम वायलेशन। आपने एक पैन नंबर से तीन आईपीओ, एक ही पैन नंबर से तीन बार अलग अलग ऐप से अप्लाई किया। तो वो गलती आप मत कीजिए। आप अलग अलग डीमैट विथ यूनिक पैन नंबर्स के थ्रू अप्लाई कीजिए, आपको जरूर और जरूर अगला आईपीओ अलॉट होगा। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, स्टैटिस्टिकली करेक्ट लगा है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज, लाइक के लिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कर ही देंगे, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।